हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंपीरियल क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। आज का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत से ईवी निर्यात करने वाली, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी कौन बनी। तो देखिए, ईवी पे पहले भी हम बताए थे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इतना क्यों बात चल रहा है ना, क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पर्यावरण को किससे बचाना है, प्रदूषण से बचाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है अगर हम पेट्रोल का या डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है पर्यावरण में, जिससे प्रदूषण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस चीज़ को रोकना है। तो यहाँ पे जो सिट्रोएन नामक कंपनी दिख रही है, कार कंपनी है, इसी ने जो है यह कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो देखना है यहाँ पे भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी कौन सी बनी। तो ये है सिट्रोएन, है ना, निर्यात करने वाली, यानी अब हम लोग बेच भी रहे हैं किस प्रकार का वाहन, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, दिन पर दिन तो भाई ये साइबर क्राइम जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी तो आएंगी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है, तो वो क्या है, डार्क वेब, है ना। ये डार्क वेब जो है, इसी के अंतर्गत आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात, साइबर क्राइम में तो सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियली फ्रॉड दिखता है कि किसी के मोबाइल पे लिंक भेज दो, क्लिक करवा लो, सारा अकाउंट खाली कर दो। तो कई सारे ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो भारत का जो पोजीशन है वह 10वां पोजीशन है, और नंबर फर्स्ट यानी 1 नंबर पे आखिर कौन है, तो 1 नंबर पे है आपका रूस। फर्स्ट पोजीशन जो है वह साइबर क्राइम में आपका आ जाता है, किसका, रूस का। उसके बाद 10वां पोजीशन पे हमारा भारत है। इसके बीच में चाइना है, फ्रांस है, जापान है, ये लोग भी हैं, बचे हुए नहीं है। तो कहीं ना कहीं कितना भी व्यवस्था कर ली जाए तो वो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई क्राइम तो होना है, तो सिक्योरिटी है ऐसा नहीं है, बट लोगों के लापरवाही से ऐसा हो जाता है ना। कई सारे लोग जो है कहीं ऑफर के चक्कर में, किसी प्रकार के ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में वो खुद ठगे जाते हैं। तो यहाँ पे सरकार तो भाई हमेशा जागरूक करते रहती है लोगों को, आरबीआई हमेशा गाइडलाइन देते रहती है कि भाई किसी तरह का अनजान कॉलिंग रिसीव ना करें, या अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, या सभी तरह के ऐप डाउनलोड ना करें, और ऐप डाउनलोड करें तो वहाँ पे अलाउ ना करें, है ना, डिनाई भी करना होगा, नहीं तो वो सारे ऐप जो है पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका जितना भी मीडिया है उसमें वह इन कर जाएगा और आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल भारत का पोजीशन क्या है, 10वां है, तो इस चीज़ को सुधारना होगा। अगला प्रश्न है कि 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, हाँ, कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये जो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है यह किर्गिस्तान, है ना, कहाँ किया जा रहा है, किर्गिस्तान में किया जा रहा है। इसको स्टांस रिपब्लिक कहते हैं। जितने भी देश के नाम के अंत में स्थान आता है उसको स्टांस रिपब्लिक कहते हैं। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो पश्चिमी देश हैं जो हमारे भारत से पश्चिम में पड़ते हैं, इनको बोलते हैं स्टांस रिपब्लिकन। उसी में से एक देश है आपका किर्गिस्तान। तो यहाँ पे 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त, ऑप्शन है आपका लिंडी कैमरून, सेल्स्टे सैलो, मैनुअल रोकाबोटे या डीना वेलवार्ट। तो इसमें जो बनी है वो है आपकी लिंडी कैमरून। तो लिंडी कैमरून को भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। देखिए, हर देश के उच्चायुक्त तो आते ही हैं हमारे देश में, और हमारे देश से भी अन्य देश में जाते हैं। खास करके अगर राजदूत को आप देखिएगा तो ये राजदूत तो है देश के बीच जो संबंध है, या उस देश में भारत देश के जो लोग रह रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। बाकी विदेशी संबंध भी ठीक ठाक बना रहे, ये इनका कार्य रहता है। ठीक है, तो किन्हें नियुक्त किया गया है, लिंडी कैमरून को।
चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। देखिए अभी तक ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है चल ही रहा है, मतलब समझिए कि अब 2 साल हो ही जाएगा। तो आखिर कौन सा देश है? पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो यहाँ पे भाई स्विट्जरलैंड ने ये हिमाकत किया है कि भाई ठीक है, देखते हैं हम भी बात करके। अरे भारत भी तो बात कर ही लिया, कई सारे देश तो बात कर लिए, अब यही बाकी थे। तो स्विट्जरलैंड जो है ये भी बात करेगा कि भाई अब ये इस युद्ध को रोका जाए, युद्ध काफ़ी हो गया, इससे जन की तो हानि हो ही रही है, जितना धन है उसकी भी हानि हो रही है, कोई फायदा आ नहीं रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है कि पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना? कान का जिनका प्रॉब्लम है ना, जो चतरा होता है वो फट गया है या किसी प्रकार का कोई बोन से रिलेटेड समस्या आ गया है, तो उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसके जगह पे कुछ मशीन भी लगाई जा सकती हैं, प्लस उसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल हो पाया है पहली बात। तो वह है कौन सा हॉस्पिटल? तो कमांड हॉस्पिटल पुणे, है ना, यहाँ पर ये फैसिलिटी हो पाई है जिसका नाम है कमांड अस्पताल पुणे। क्या है ये? ध्यान रखना, पीजो इलेक्ट्रिक, है ना, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, है ना, क्यूएस वही क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की रैंक क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जेएनयू का रैंक क्या आता है? तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखा जाए तो इसका आ जाता है 20वां स्थान। ठीक है, और यहाँ पे भी अक्सर आप देखिएगा कि लोग एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो, इंद्रप्रस्थ हो, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसके लिए एग्ज़ाम जो है बच्चों को देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? CUET, और एग्ज़ाम होने भी वाला है मई वाले महीने में, यानी अगले महीने। ठीक है, तो रैंक क्या है जेएनयू का? 20। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित है, और ये जो ग्लास स्काई ब्रिज है इसका अगर आप आकार देखिएगा तो धनुष के आकार के जैसा होगा, है ना, धनुष जैसा कुछ ऐसा कुछ बनाया गया है, ये आकार का है। ठीक है, पता नहीं धनुष बना कि नहीं बना, लेकिन कुछ ऐसा ही बनाया गया है धनुष के आकार का, और वो कहाँ है आपका? चित्रकूट में। ठीक है, तो चित्रकूट में जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बनाया गया है, धनुष के आकार का ये है। क्या नाम है इसका? तो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, है ना। आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में अगर आप देखिएगा तो राजगीर में जो ग्लास ब्रिज है कुछ वैसा ही है, बट इसमें एक डिजाइन है, धनुष के आकार का डिजाइन किया गया है। चलिए, मुरारी लाल का निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए मुरारी लाल खास करके जो है वही वृक्ष बचाओ आंदोलन, पेड़ बचाओ आंदोलन, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण से जुड़ रहा है मुद्दा। अगर हम लोग पेड़ नहीं बचाएंगे तो कार्बन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो जितना ज़्यादा पेड़ लगेगा कार्बन का एब्जॉर्वेशन, अवशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। ये समस्या नहीं है कि हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, विकास के लिए तो चाहिए, उत्सर्जित तो होगा ही होगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब किया जाए इसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो भारत कहता है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन इतना जल्दी नहीं रोक सकते हैं, हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि पेड़ पौधे इतना लगाएंगे ताकि वह कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो एब्जॉर्ब करेंगे तो ये बैलेंस बना रहेगा, जिसको जीरो कार्बन सिस्टम कहते हैं। तो आखिर जो है यह कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे? पर्यावरणविद कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सफल काम किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने? यूएस इंडिया, है ना, यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने? आपके पास ऑप्शन है सुशील शर्मा, हरिंदर सिंह, तरुण बजाज, श्रीनिवास पल्लविया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हरिंदर सिंह।
हरिंदर सिंह जो है वो यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख घोषित किया गया है। तो ये टोटल आपके 10 प्रश्न रहे। ये 10 प्रश्न मैं आशा करता हूँ कि आपने कॉपी में लिख लिया होगा, ताकि एक बार लिखते समय रिवीजन हो गया, फिर जब साप्ताहिक वीकली आप रिवीजन करते होंगे तो वहाँ भी आपका काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम होगा प्रतियोगिता से संबंधित, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आगे भी ऐसे ही आपका क्वेश्चन मिलता रहेगा, उसका हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।